हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 9 ऑफ योर हिस्ट्री बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिमेज। तो इसमें समझेंगे कि किस तरीके से ट्रेड होता था, ठीक है, और कौन कौन से राजा थे और कौन कौन से पिलग्रिमेज थे। पिलग्रिमेज का मतलब होता है दार्शनिक स्थल, और जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल स्पॉट्स देखते हो, सेंटर देखते हो, उन्हें कहते हैं। यहाँ पे लोग कंटिन्यू दर्शन करने जाते हैं, चाहे वो वैष्णो देवी मंदिर हो गया, और यहाँ बालाजी में बहुत लोग जाते हैं, खाटू श्याम अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है तो वहाँ जाते हैं। ये क्या है, ये साइट्स है, यहाँ पे क्या है, तीर्थ स्थल है ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और ये एक बहुत ही मेजर सेंटर बन चुके हैं। तो एंशिएंट इंडिया में ऐसे कौन कौन से सेंटर हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से रूट देखने को मिलते हैं जिनसे लोग इन सारी साइट्स पे विजिट किया करते थे, ठीक है, वहाँ घूमा करते थे, और वहाँ से इनके जीवन में या फिर इनकी रहन सहन में क्या फ़र्क पड़ा, वो सारी चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंड द एंशिएंट ट्रेड रूट्स एंड ट्रेडर्स, हम पहले ज़माने के जो एंशिएंट था, एंशिएंट टाइम के रूलर्स को सब पढ़ेंगे, ठीक है। उनके ट्रेड रूट्स को पढ़ेंगे यहाँ पे प्राइमरीली। ट्रेड रूट्स का क्या मतलब होता है, जिस रूट से व्यापार होता है, व्यापारी गुजरते हैं बड़ा बड़ा सामान लोड करके, तो उसको ट्रेड रूट कहते हैं, ठीक है। आज अगर आप प्रेजेंट डे की बात करोगे तो बहुत सारे आप सी रूट देखते हो, बड़े बड़े शिप होते हैं, उनमें सामान लद के दूसरे देशों में जाता है। एयरवेज के थ्रू जाता है, जो इम्पोर्टेंट पार्सल होते हैं, ठीक है, तो वो एयरवेज के थ्रू जाते हैं, हेलीकॉप्टर में रख के जाते हैं। और क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रांसपोर्ट किसका है, रेलवेज़ का है, ठीक है। रेलवे बहुत ज़्यादा, आप जो मालगाड़ी वगैरह देखते हो ना जिसमें पैसेंजर्स नहीं होते हैं, उनमें सब में यही भरा होता है, किसी में कोल होता है, किसी में बड़े बड़े पार्सल होते हैं, और हर चीज़ एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ट्रांसफ़र होती है। तो किसी न किसी रूट से तो होके जाती है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन एकदम से पटरी पर चली फिर हवा में उड़ गई, नहीं, कहीं ना कहीं उसको पता है कि मुझे पहले झारखंड से निकलना है, देन मुझे बिहार में एंटर करना है, फिर उत्तर प्रदेश में जाना है, तो वो एक प्रॉपर रूट बने हुए हैं उनके। तो इन्हीं सारे रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से रूट्स हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द किंग हु कंट्रोल दीज रूट्स, और हम ऐसे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इन रूट्स को क्या किया था, कंट्रोल किया था। अब राजा इन रूट्स को कंट्रोल क्यों करते हैं, देखो, अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ से बहुत सारा क्या है, सामान वगैरह निकल रहा है, बहुत प्रीशियस गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, और वो जो टेरिटरी है जहाँ से निकल रहा है वो एक किसी किंग के अंडर में आती है, तो कोई भी राजा ये चाहेगा कि मेरे राज्य से इतना वैल्यूएबल जो मटेरियल है वो निकल रहा है, लेकिन वो हमें कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, या फिर हमारा कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, हम उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते, और जबकि निकल वो हमारी टेरिटरी से रहे हैं। तो ऐसा नहीं था, ठीक है। आज भी आप अगर देखोगे जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, चाहे वो हमारे देश से बाहर जाए या बाहर के देश के यहाँ है, तो वहाँ उन सब पे क्या लगता है, उन सारे गुड्स पे टैक्स लगता है, सरकार टैक्स काटती है कि हमारे टेरिटरी में आपके सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उस पर हम ना टैक्स लेंगे आपसे। तो ये सारी चीज़ें जो टैक्स टैरिफ होते हैं, इन सब की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम राजाओं के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि जो राजा होते थे वो भी इन रूट्स को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, क्योंकि इनकी टेरिटरी से होके गुजरती थी, और इसी तरीके से ना बहुत सारा क्या मिल जाता था, टैक्स मिल जाता था। एंड लेटर वी विल एक्सप्लोर द कल्चरल एक्सचेंज, और हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे कल्चर में कैसे एक्सचेंज हुआ है। वो कल्चरल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, हमारा जो रहन सहन है, खाना पीना है, और भी हमारी आदतें हैं, वो दूसरे लोगों से सिमिलर है, या फिर हमने बहुत सारी आदतें दूसरे लोगों की अपनाई हुई हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बेसिक सी किसी चीज़ की बात करूँ, तो जो हम आज डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं ये हमारे कल्चर में है ही नहीं, ठीक है। अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करो तो वहाँ पे सारे लोग क्या करते थे, ज़मीन पे बैठ के खाना खाया करते थे, ठीक है, ये कल्चर था हमारा। लेकिन हम लोग वेस्टर्न कल्चर से इतने इन्फ्लुएंस हो गए कि हम टेबल चेयर सीख गए कि खाना कहाँ बैठ के खाते हैं, टेबल चेयर पे बैठ के खाते हैं, और आज सबके घर में डाइनिंग टेबल होती है, सब लोग वहीं खाना खाते हैं। तो ये हमने कल्चर अपना छोड़ दिया है। जो हमारा स्पेसिफिक कल्चर बताएं कि आप देख रहे हो कि हम एकदम कपड़े जो पहनते हैं हमारे हिंदू कल्चर में वो बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप टाइम के साथ क्या हो गए, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, आपके कपड़े बदल गए हैं, आपने कुर्ता पजामा के टी शर्ट डाली हुई है, शॉर्ट्स डाली हुई हैं, ठीक है, और पैरों में चप्पल डाली हुई है प्लास्टिक की, तो हमने कभी बनाई ही नहीं थी, हम तो नंगे पैर चलते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, या फिर लकड़ी वकड़ी की बना के रहते थे। एंड थ्रू ट्रेड एंड पिलग्रिमेजेस, तो ये कल्चरल एक्सचेंज हमारा कहाँ से हुआ, ट्रेड के थ्रू हुआ सबसे ज़्यादा, और दूसरा क्या है, जो तीर्थ स्थल साइट्स हैं वहाँ से भी हमारा हुआ। एंड नो द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म थ्रू अलॉन्ग विद द ट्रेड रूट्स, और हम इसी के साथ समझेंगे कि जो बुद्धिज़्म था, जो गौतम बुद्ध ने बुद्धिज़्म की फाउंडेशन की थी, वो किस तरीके से फ्लरिश हुआ, किस तरीके से इस पूरे रीजन में फैला था। तो इन सारे क्वेश्चन के पूरे जवाब हम कहाँ देखेंगे, इस पूरे वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन है, इंडिया वॉज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड एंड ट्रेवल्स। जो इंडिया था, एंशंट इंडिया, वो पूरी दुनिया से कनेक्ट था। किसके थ्रू? ट्रेड और ट्रैवल के थ्रू। लोग ट्रेड करते थे, ठीक है, और ट्रैवल किया करते थे। ट्रैवल कौन करते थे? जो थोड़े एडवेंचरस लोग थे, या फिर सोल्जर्स ट्रैवल किया करते थे, या बहुत सारे लोग ट्रैवल किया करते थे। और साथ में अपने साथ क्या कैरी किया करते थे? गुड्स कैरी किया करते थे, जो वहाँ के दूसरे मार्केट में जाके अच्छे दामों में बेच देते थे। और वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे यहाँ डेफिशिएंसी है उस चीज़ की, तो उसको खरीद लेते थे। तो इस तरीके से क्या था, हमारा जो इंडिया था पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड था दूसरे नेशन से। एंड पीपल ट्रैवल एज ट्रेडर्स, रूलर्स एंड पिलग्रिम्स। और जो लोग थे वो क्या करते थे? एज ट्रेडर्स, मतलब व्यापारी, ठीक है, रूलर्स भी जाया करते थे, ठीक है, एंड पिलग्रिम्स, जो पिलग्रिम्स होते हैं उनको तीर्थयात्री कहते हैं। तो ये सब लोग इस पर्पज़ से क्या होते थे? ट्रैवल किया करते थे। अगर आज प्रेजेंट डे की आप बात करोगे, आप कहीं ट्रैवल करते हो तो क्यों करते हो? तो या तो आप लोग किसी मंदिर वगैरह में विजिट करने जाते हो बहुत बड़े, जो आपके स्टेट से दूर हैं, या फिर आप, मैंने भी बहुत प्यारा एग्जांपल बताया खाटू श्याम का, वहाँ राजस्थान में सारे लोग जाते हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग राजस्थान में ही रह रहे हैं और जब मन किया तब चले गए, नहीं भाई, उत्तर प्रदेश से जाते हैं, जम्मू कश्मीर से जाते हैं, लखनऊ से जाते हैं, हर छोटी मोटी जगह से वहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है। और वो क्या है? एक पिलग्रिम साइट है, ठीक है, वहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं और वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं, पूजा वूजा करते हैं। इसी तरीके से लोगों का क्या होता है, इसके साथ मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। और सिर्फ पिलग्रिम्स होते हैं वही मूवमेंट नहीं करते हैं, ट्रेडर्स भी मूवमेंट करते हैं, अलग अलग सामान अपना अलग अलग मार्केट में बेचते हैं। कहीं आप देखते हो कि जो एनिमल मार्केट होता है वो भी लगता है, तो अपने अपने एनिमल्स भी लोग बेचते हैं। कहीं पे वीट जो होती है, आपकी क्रॉप होती है, उसके मार्केट लगते हैं बहुत बड़े बड़े, जिन्हें मंडी कहते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है? गुड्स का एक्सचेंज होता है। और कभी कभी रूलर्स भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? ट्रैवल किया करते थे। ऐसा नहीं कि रूलर्स यहीं बैठे हैं, कहीं शादी वगैरह होती थी तो ये लोग जाया करते थे। इनकी शादी कहीं दूसरी जगह से हो रही तो ये वहाँ जाया करते। तो ये सब हमें मूवमेंट देखने को मिलते हैं पूरे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में क्या, ये मूवमेंट्स तो अभी भी होते हैं, आप कहीं भी उठा के देख लो। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पैदा हुआ वो पूरी ज़िंदगी वहीं रहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखो, ये जो हम ट्रैवल कर रहे हैं उसके थ्रू हमारा क्या एक्सचेंज हो रहा है? गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक। जो भी सामान हमारे पास है, जो सरप्लस में, वो हमने मार्केट में बेच दिया, और हमारे पास जिस चीज़ की कमी है वो हमने मार्केट से खरीद लिया। इसके साथ साथ क्या है? आइडियाज़ का भी ट्रैवल होता है। आइडियाज़ को भी हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया था, जब बुद्धिज़्म के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, देन मैंने आपको बताया था किस तरीके से बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हुए, जिसमें सीलोन है, जिसको श्रीलंका कहते हैं प्रेजेंट डे, और ये कंबोडिया है, चाइना है, वियतनाम, ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो गए थे। अब देखो, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में, लेकिन इन्फ्लुएंस कहाँ के लोग हो रहे हैं? श्रीलंका के लोग हो रहे हैं, वहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध की राह सबसे अच्छी है, मिडिल पाथ की बात करते हैं। तो इस तरीके से आइडियाज़ भी हमारे एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। साथ में हमारा कल्चर भी ट्रैवल करता है। एंड द एक्सचेंज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, और ये एक्सचेंज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट है या फिर आसपास के रीजन में फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, हम आज पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, और जिसके बारे में आप नहीं जानते हो भाई, गूगल करो और उस चीज़ को आप यूट्यूब पर देखो, हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप अगर ये लाइव देखना चाहते हो कि ग्रीनलैंड में लोग कैसे रहते हैं, आइसलैंड में लोग कैसे रहते हैं, या फिर आप देखना चाहोगे अलास्का में लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, सब कुछ आपको आज घर बैठे बैठे मिल जाता है। और आपको पता रहता है कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन उस टाइम जब इंटरनेट नहीं था और सारे सोर्सेज नहीं थे, तो लोग खुद ट्रैवल क्या करते? बाय फुट करते थे, बाय एनिमल्स करते थे। लेकिन तब भी लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, घूमते फिरते थे आराम से, और पूरी दुनिया वगैरह देखा करते थे। हाँ, होंगे मेरे जैसे मौजी, मज़े करने के लिए चलो बाहर चलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। देखो, सिल्क रूट की स्टोरी क्या है? सिल्क आपको पता है फैब्रिक है, ठीक है, सिल्क की साड़ियाँ वगैरह आती हैं। रूट का मतलब होता है जो रास्ता होता है। तो इसके पीछे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मैं पहले वो सुनाऊंगी। देखो, जो सिल्क को बनाने की जो टेक्निक थी, सबसे पहले चाइना ने डिस्कवर की थी। चाइना ने खोज लिया था कि हमें सिल्क कैसे बनाना है। तो चाइना में जब सिल्क बना लिया, लोगों ने वहाँ फैब्रिक बना लिया, उनसे कपड़े बना लिए, तो वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारी मौत हो जाए, लेकिन तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगे कि सिल्क बनता कैसे है। पहले तो सबको बताते नहीं थे ये सिल्क कैसे बना है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने ये टेक्निक अपना ली, उन्होंने मोनोपोली कर ली इस पे कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये सिल्क बना कैसे है, कैसे बना है। तो ऑफन एक केस देखने को मिलता है जो मैंने कहीं पढ़ा था, भाई उसकी खुद की बीवी ना किसी से चुगलखोरी कर रही थी और उसको बताने वाली थी कि सिल्क कैसे बनता है। भाई उसका पति पीछे हथियार लेके खड़ा था कि कब ये हटे और उसको मैं जान से मारूं। मतलब इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बन गई थी कि बहुत सालों तक पूरी दुनिया में कभी किसी को पता ही नहीं चला कि सिल्क बना कैसे।
ये जो चाइना वाले लोग होते हैं ना, वो अभी से नहीं, बहुत पुराने टाइम से बड़े चालाक टाइप के लोग रहे हैं। इन्होंने बताओ इतनी बड़ी बात पूरी दुनिया से छुपा ली कि सिल्क बनता कैसे, लेकिन बाय द टाइम सबको पता लग गया कि सिल्क कैसे बनता है और सबने अपना अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेचुरल तरीके से बनता है। तो सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट ट्रेड रूट लिंकिंग चाइना टू द वेस्ट। तो ये पूरा जो ट्रेड रूट है सिल्क रूट, वो क्या करता है, जो चाइना एक स्पेसिफिक जगह है उसको पूरे वेस्ट कंट्री से जोड़ता है। जितनी वेस्ट में कंट्री आती है, चाहे वो इंडिया आ गई, फिर इधर वेस्टर्न एशिया आ गया, देन और भी अमेरिका वगैरह की बात करोगे तो पूरे दुनिया में सिल्क रूट को जोड़ता है। इंडिया एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, और बीच में हमारा देश पड़ता है, तो इंडिया एक ब्रिज की तरह काम करता था। अब देखो इंडिया के अगर हम ईस्टर्न साइड बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या पड़ रहा है, चाइना पड़ रहा है ऊपर, ठीक है, और इधर वेस्ट में पड़ रहा है। मतलब जहाँ से ट्रैवलर्स गुजर रहे हैं और जहाँ से अपने अपने सामान को लोड करके ले जा रहे हैं, तो बीच में भाई एज अ ब्रिज काम कौन कर रहा है, इंडिया काम कर रहा है, इंडिया बीच में है, तो उसी से सारे ट्रैवलर्स वगैरह गुजर रहे हैं। एंड आइटम्स ट्रेडेड सिल्क, स्पाइसेस, गोल्ड एंड हॉर्सेस। और ये जो सारे आइटम्स के बारे में दिया गया है वो सारे इसमें क्या होते थे, इनको हम ट्रेड किया करते, चाहे वो सिल्क हो गया, स्पाइसेस मसाले हो गए, गोल्ड हो गया और हॉर्सेस हो गए, इन सब में ट्रेड चलता था एंशिएंट टाइम में। तो देखो यहाँ पे मैंने ना एक मैप डाला हुआ है सिल्क रूट का, वो आपको दिखाना इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो ये रहा सिल्क रूट। चाइना कहाँ है, चाइना ये रहा रीजन, ठीक है, ये पूरा चाइना है, ये हिमालयास के पूरे ऊपर आप देख रहे हो, ये पूरे चाइना के रीजन है। यहाँ पे इन लोगों ने डिस्कवरी कर ली थी सिल्क की, और सिल्क की जब इन्होंने डिस्कवरी कर ली तो ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस में सिल्क को एक्सपोर्ट किया करते थे, पूरी दुनिया में बेचते थे। तो यहाँ से होके जाता था सिल्क। ये आपको लाइन दिख रही है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटर्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट मार्केट सेंटर है। यहाँ से घूमता हुआ इस तरीके से पूरी दुनिया को कनेक्ट करता था ये सिल्क रूट, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ग्रोथ करके और यहाँ से सिल्क पूरा इधर उधर फैलता था और उधर उधर जानता था, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे सर्कल दिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सिटी है, यहाँ पे ये ट्रेड करते थे। कभी कभी ये जो चाइना के लोग थे ये खुद जाके सिल्क को दूसरे के मार्केट में बेच के आते थे। तो मैप में आपको समझ में आ गया होगा कि सिल्क रूट कहाँ है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेडर्स इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के ट्रेडर्स कैसे होते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे और जाते कहाँ से। इंडियन ट्रेडर्स एक्सपोर्ट स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड इवोरी। देखो इंडिया के जो ट्रेडर्स थे वो एंशिएंट टाइम से क्या कर रहे हैं, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। हमारे यहाँ के जो मसाले हैं वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे जो इलायची है, यहाँ चाय पत्ती है, और यहाँ पे जो गरम मसाले हैं, जितने खड़े मसाले आप जो देखते हो, हल्दी वगैरह है, तो वो यहाँ बेस्ट होती है। तो यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं स्पाइसेस को, मसाले को। एंड टेक्सटाइल भी, उस टेक्सटाइल में कॉटन है, सिल्क है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से क्या होती थी, एक्सपोर्ट होती थी। एंड द सी रूट कनेक्टेड इंडिया टू द सदर्न ईस्ट एशिया एंड द रोम। और जो हमारा सी रूट है, जो आप देखो मैप देखो, ये ऊपर मैप बना हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो देखो इसमें इंडिया आपको कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है ना इंडिया, देखो ये प्यारा सा अपना इंडिया बना हुआ है। तो ये देखो इसके जो सी रूट है ये कहाँ कनेक्ट कर रही है, ये इधर वेस्ट एशिया में करेक्ट, साउथ ईस्ट एशिया में कर रहे हैं, वेस्ट एशिया मान लो, क्योंकि जब साउथ ईस्ट एशिया के पोर्ट पे आप पहुंचोगे तो वो सामान आगे तक जाएगा। और ये जो जितने भी आपको रूट्स दिख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे, ये सब कहाँ से निकल रहे हैं, इंडिया से निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे शिप आके खड़े होते हैं, फ्यूल होते हैं, फिर ये आगे को जाते हैं। तो इस तरीके से हमें सी रूट देखने को मिलता है। एंड द गिल्ड्स ऑर्गेनाइज ट्रेडर्स फॉर द सेफ्टी। और बहुत सारे हमें गिल्ड्स देखने को मिलते हैं। गिल्ड्स मैं पहले बता चुकी हूँ क्या होता है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट और द ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स। जो पहले के एंशिएंट टाइम में क्या होता था, ये सारे लोग ग्रुप में ट्रैवल किया करते थे, ग्रुप में ही इधर उधर जाया करते थे, कोई अकेला नहीं जाता था। क्योंकि उस टाइम जो चोरी डकैती थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। कोई भी जा रहा है अकेला, उसको अपना सामान वामान लाद के, पता लगा 4-5 डाकू आ गए और उससे उसका सामान छीन लिया। तो इस डर को ओवरकम करने के लिए ये लोग बहुत सारे समूह में जाया करते थे, हाथी, घोड़े, ऊंट, इन सब में अपना सामान लोड करते थे। और ये लोग भी बहुत सारे होते थे, इनके पास भी प्रॉपर हथियार होते थे। और जो अगर बहुत ज़्यादा अमीर हैं ये लोग, तो ये भी प्रॉपर अपनी आर्मी और सोल्जर्स को लेके चलते थे, ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। होते हैं ना गुंडे टाइप के लोग होते हैं, उनको लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे किंग्स एंड ट्रेड के बारे में, कि किंग्स कैसे थे और ट्रेड कैसा होता था, ठीक है।
एंड किंग्स कंट्रोल ट्रेड रूट्स फॉर वेल्थ एंड टैक्सेस। जो किंग्स होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो सारे लोग क्या करते थे, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल क्या करते थे। उनको पता होता था कि उनके जो राज्य की सीमाएं हैं वहाँ से कौन कौन लोग गुजर रहे हैं, चाइना के लोग गुजर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के लोग गुजर रहे हैं कि मंगोलिया के लोग गुजर रहे हैं। तो उन्हें ये सारी चीज़ पता रहती थी। तो ये इसको कंट्रोल क्या करते थे, इन सारे ट्रेड रूट्स को। क्यों कंट्रोल क्या करते थे, फॉर द वेल्थ एंड द टैक्सेस। इन्हें जो शेयर होता था वो मिलता था। अब मान लो कोई चाइना से जा रहा है, उसने बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर लोड कर रखा है और उस एक राजा को पता है कि मेरी टेरिटरी से होते हुए जा रहा है, तो आपको लगता है कि वो इतना दयावान है क्योंकि यार आराम से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं होता है। वो क्या करेगा, उस पर टैक्स वसूलेगा, उससे टैक्स लेगा, जिससे उनके जो एम्पायर होगा वो क्या होगा, फ्लरिश होगा। एम्पायर को टैक्सेस ही चाहिए, चाहे वो अपनी जनता से ले चाहे वो बाहर की जनता से ले, उसको अल्टीमेटली टैक्स चाहिए अपने राज्य को चलाने के लिए। एंड द कुशानास कंट्रोल सिल्क रूट कैपिटल एट पेशावर। और जो कुशान रूलर्स आप इतिहास में देखते हो, उन्होंने क्या किया था, सिल्क रूट को कंट्रोल किया था जो भारत से होके जाता था। और जो कुशाण थे उनकी कैपिटल कहाँ थी, पेशावर में थी। ठीक है, तो कुशाण के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये सारे रूलर्स हैं, कुशाण इनके सरनेम है। तो ये आगे कौन कौन क्या क्या है, किसने कैसे अपनी गद्दी पे अपने आप को बिठाला, किसको मारा, वो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के बारे में पढ़ना है, किंग्स के बारे में पढ़ना है और पिलग्रिम साइट्स के बारे में पढ़ना है, तो हम उसी पर फोकस करेंगे। एंड द कॉइन्स इशू बाय कुशान इंसर्ट इमेजेस। और हमें ये कैसे पता लगता है, क्योंकि जो कुशान रूलर्स थे उस टाइम उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स को इशू किया था अपने राज्य में। बहुत तरीके के सिक्के चलते थे और उन सिक्कों पे कुशाण के फोटोज़ होते थे। ठीक है, उसमें राजा की इमेज बनी होती थी, तो प्रॉबेबली और नीचे नाम भी लिखा होता था कुशाण। तो वो राजा के सिक्के कौन चलाएगा, वो अपने दरबार में तो चलाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कुशाण के नाम के सिक्के कोई दूसरा एम्पायर वाला चला रहा है, इतनी दोस्ती तो इनमें होती नहीं थी। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस फिर हम देखते हैं, कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड पॉलिटिकल पावर। ये सारे जो राजा हैं वो मिलकर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ट्रेड को। और जब कोई ट्रेड को कंट्रोल करेगा और उसके पास जब बहुत ज़्यादा मनी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेल्थ हो जाएगी उसके स्टेट में, देन वो पॉलिटिकल पावर को भी कंट्रोल और कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है, हर चीज़ किससे चलती है भाई, पैसे से चलती है, पैसे से। ठीक है, तो यहाँ तक आराम से चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का स्प्रेड कैसे हुआ। हमने ट्रेड का स्प्रेड देख लिया, किंग्स का देख लिया, किंग्स किस तरीके से टैक्स लगाते थे ये भी देख लिया। लेकिन जो बुद्धिज़्म है उसका स्प्रेड हम देखेंगे क्या होता था। ट्रेडर्स एंड पिलग्रिम्स कैरिड बुद्धिज़्म एब्रॉड। जो ट्रेडर्स होते थे और जो पिलग्रिम्स होते थे वो क्या करते थे, अपने साथ साथ बुद्धिज़्म को भी बहुत दूर दूर तक ले जाते थे। अब बुद्धिज़्म को दूर तक ले जाने का मतलब सिंपल सा क्या है, जब आप किसी की टीचिंग से इन्फ्लुएंस हो, बहुत ज़्यादा आप उनको मानते हो, तो जब आप किसी दूसरे से मिलते हो, दूसरे लोगों से, तो उनको उनके बारे में बताते हो। आज जैसे अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट में, प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनकी बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग उन्हें मानते हैं। तो आप अगर किसी ऐसे दोस्त से मिलो जो उन्हें बहुत ज़्यादा मानता है, हर वक्त उन्हें सुनता रहता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं बीच में उनका जिक्र करेगा, कहीं ना कहीं बीच में उनकी कोई बात बताएगा आपको कि वो ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं कि गलत आचरण मत अपनाओ, ये मत करो, वो करो। तो आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा हो जाएगी कि हम भी सुने कि आखिर ये इतना ज़्यादा बातें करता है, तो हम भी तो देखें इनकी बातें ही हैं या फिर कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी के साथ साथ क्या होता है, बुद्धिज़्म भी फैल गया। जो ट्रेडर्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े गिल्ड्स में जाया करते थे पूरे ग्रुप में, और वो वहाँ के लोकल लोगों से मिलते थे, चाय नाश्ता होता था, तब वो बताते थे कि हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है। अब ये कोई किसी के घर आया हुआ है, 2-3 दिन रुका है, भाई खेलने को फ़ोन है नहीं उनके पास, ना लैपटॉप है, ना मूवी देख लेंगे, तो बातें करते हैं ये सारे लोग। चाहे वो लोकल पीपल से बातें हो गई, चाहे वो अपने ही जैसे मर्चेंट से बातें हो गई, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्या हुआ, बुद्धिज़्म फैला। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हर चीज़ होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप अपना मुंह बंद करके किसी के सामने बैठ जाओगे और फिर उससे एक्सपेक्ट करोगे वो आपकी बात समझ ले। ठीक है, कुमार जीव स्प्रेड बुद्धिज़्म टू चाइना। तो कुमार जीव हैं, उन्होंने क्या किया था, जो बुद्धिज़्म हमारा धर्म था उसको चाइना में फैलाया, चाइना में लोगों को बताया कि बुद्धिज़्म कैसा है, क्या है, उनकी टीचिंग्स क्या है। गौतम बुद्ध हमारे देश में हुए, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसे जाता है, कुमार जीव को। ये सारे रूलर्स हैं, इनके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ इन ट्रेड वगैरह पे फोकस करो। ज़ियानंग एंड फायान चाइनीज़ पिलग्रिम्स विजिट इंडिया। देखो, जो
जुआन जैंग हैं और जो फायान है, इन लोगों ने क्या किया था, ये चाइना के थे पिलग्रिम्स, ये भारत में ये आए थे। भारत में ये इसलिए आए थे ताकि ये देख सकें कि जो बुद्धा की हम बात करते हैं, बुद्धा की टीचिंग्स की बात करते हैं, तो क्यों ना हम बुद्धा के लैंड पर चलें और ये देखें कि एक्चुअल में बुद्धा जी करते क्या हैं। ठीक है, उनके जो और भी सोर्सेज हैं, क्यों ना हम उनको भी इकट्ठा करें, उनसे उन सोर्सेज को अपने कंट्री में लाएं, फिर लोगों को दिखाएं अपनी अचीवमेंट के, देखो मैंने ये किया, मैं वहाँ गया। तो ऐसे इस तरीके की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। साथ में हमें देखने को मिलता है कि बिहार में एक बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये दोनों यहाँ पे पढ़ने आए हुए थे। ठीक है, एडमिशन के बहाने आए थे, लेकिन इनका प्राइमरी गोल था कि ये बुद्धिज़्म की टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और बुद्धा के बहुत सारे जो अवशेष हैं, जैसे कि उनकी चीज़ें हैं, वो अपने साथ लेकर जाएंगे अपने देश में, ये सोच के यहाँ आए थे। तो नालंदा के बारे में पढ़ेंगे। नालंदा क्या है, अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। तो नालंदा उस टाइम की बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी रही है। ये जिसके फ़ोटोज़ हैं, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि यहाँ देश विदेश से बच्चे पढ़ने आया करते थे। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था इसमें बाकायदा। अब पेपर पेन वाला एग्ज़ाम नहीं होता। एंट्रेंस एग्ज़ाम का मतलब है कि जो द्वारपाल होता था, जो बॉडीगार्ड नहीं कह सकते हैं, जो वॉचमैन होते थे बाहर, वो भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते थे। तो वो ओरली आपका टेस्ट लेते थे कि चलो ये बताओ वो बताओ। अगर आपने सभी प्रश्नों का उत्तर सही दे लिया, देन आपको एडमिट कर लेते थे यूनिवर्सिटी में, वरना गेट से ही टाटा बाय कर देते थे। ठीक है, अब आप ये सोच लो, जो गेट पे बैठा है वो कितना होशियार है, फिर टीचर्स कितने होशियार होते होंगे जो बच्चों को पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो नालंदा किस तरीके से ग्रेट लर्निंग सेंटर बना वो देखेंगे। फाउंडेड इन 5th सेंचुरी CE इन बिहार। तो इसकी फाउंडेशन कब पड़ी, 5th सेंचुरी CE में बिहार में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, और यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो इंडिया से ही नहीं बल्कि चाइना से भी आए थे, कोरिया से भी आए थे, और तिब्बत वाले रीजन से भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपनी पढ़ाई किया करते थे। अब वो पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई में पढ़ते क्या हैं, तो उनके मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो वो वेदों की पढ़ाई करते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, फिलॉसफी, मेडिसिन पढ़ते हैं। पिक्चर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी के ड्यून्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पे पिक्चर डाली हुई है नालंदा की, तो वो आप देख लो। नालंदा यूनिवर्सिटी को एक तुर्किश रूलर था, उसने बहुत बुरी तरीके से इसको बर्बाद कर दिया। जितने भी सोर्सेस थे जला दिए, बहुत सारे मॉन्क की भी डेथ हो गई थी इसमें, और इसको लूटा भयंकर तरीके से। लूटा वूटा तो उसने कम, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया, हर जगह ख़राब कर दिया, उसके सोल्जर्स ने निकाल के फेंक दिया। तो हमें इसके र्यूम्स देखने को मिलते हैं। सरकार, भारत सरकार ने इसको प्रोटेक्टेड साइट के कैटेगरी में रखा हुआ है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। आप वहाँ जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, लेकिन वहाँ से कोई चीज़ ऐसे छू नहीं सकते। पता लगे तुम और उसको कबाड़ा कराओ। एक होता है ना, हमारे पास कुछ होना चाहिए पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने ये अचीव किया था, हम ऐसे रहते थे, हम वैसे रहते थे। तो वो एक सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर क्रिएट करता है। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपको समझ में आ गई कहाँ थी, ये थी बिहार में, और इस कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वो इम्पोर्टेंट था। पिलग्रिम्स एंड द कल्चरल एक्सचेंजेस। अब हम पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ेंगे, ये कौन कौन से हैं, तीर्थयात्री, और इनसे कल्चरल एक्सचेंज कैसे हुआ, हमारा कल्चर उनके पास कैसे पहुंचा और उनका कल्चर हमारे पास। पिलग्रिम्स लाइक ट्रैवल फॉर द रिलीजन एंड लर्निंग। जो जितने भी तीर्थयात्री रहे हैं पूरे इतिहास में, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, ट्रैवल किया करते थे, ताकि उन्हें रिलीजियस और लर्निंग टेक्स्ट मिल सकें, वो और भी चीज़ों को समझ सकें। देखो, बहुत सारे देश में, बहुत सारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत क्यूरियस रहते हैं। मे बी आप लोग अभी यंग एज के हो तो आपको बड़े ओके ये लगता होगा, बस एक बार बड़े हो जाएं, घर से थोड़ी फ्रीडम मिल जाए और हम आराम से पूरी दुनिया में ट्रैवल करें। लेकिन जो कुछ बुज़ुर्ग लोग हो गए हैं, वो आध्यात्म की खोज में लगे हैं, वो अपने आप को, मन को शांत कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और भगवान की लीला में लगे हुए हैं। और कुछ ऐसे टीचर, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, जो फैमिली को बैलेंस कर रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसी तरीके से जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो तीर्थयात्री होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने रिलीजन की, अपने धर्म के बारे में और जान सकें और समझ सकें, और उनको और गहराई से पढ़ सकें। जिसमें हम एग्जांपल देखते हैं ज़ियान ज़ेंका और ये क्या है, आई सिंह। नाम भी तो इनके चाइनीज़ वालों के बड़े अजीब हैं, तब भी अजीब रखते थे, अब भी अजीब रखते हैं। डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी। तो ये ज़ुआन ज़ैंग है और ये आई सिंह है, ये क्या करते हैं,
ये इंडियन सोसाइटी को डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिया में कैसे लोग रहते हैं, क्या प्रोफेशन है उनका, क्या काम करते हैं, राजा कैसे रहता है, राजा कैसे न्याय करता है, राजा के राज्य में सारे लोग सुखी हैं और अगर दुखी हैं तो ऐसे दुखी हैं। और सोसाइटी बताई कि किस तरीके से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, कुछ अपर कास्ट के लोग हैं, कुछ लोअर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के काम अलग हैं, लोअर कास्ट के काम अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें ये क्या करते हैं अपनी बुक में डिस्क्राइब करते हैं। तो इससे भी हमें एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मिल जाता है कि पहले के लोग क्या करते थे, क्यों ट्रैवल क्या करते थे, उनका मेन पर्पस क्या था। दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया। इससे क्या होता है जब आप एक देश से दूसरे जगह ट्रैवल करते हो, घूमने जाते हो, तो कल्चरल टाइज बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। आज आप देखोगे हमारे रशिया से, हमारे अमेरिका से बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं क्योंकि हमारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो उनको लिवलीहुड दिया है उन कंट्रीज़ ने, साथ में वो जो अर्न कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा इंडिया में भेज रहे हैं जो उनकी फैमिलीज़ रहती हैं। तो इस और यहाँ पे जो इंडिया में उनकी फैमिली वो भी वहाँ विज़िट करती रहती है, वहाँ की फैमिली भी यहाँ विज़िट करती रहती हैं। तो यहाँ के लोग हैं वो वहाँ के कल्चर से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गए और वहाँ के लोग यहाँ पे कल्चर से इन्फ्लुएंस हो गए। तभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिश लोग हैं वो यहाँ आते हैं, लहंगा वगैरह पहन लेते हैं, साड़ी वाड़ी पहन लेते हैं और कृष्ण के भक्त बनते हैं। तो ये क्या है, ये एक इन्फ्लुएंस तो ये उनके ऊपर किसका, हिंदुइज्म का। तो कल्चर इन्फ्लुएंस करता है बहुत जल्दी लोगों को। एंड द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैवल की बात करेंगे कि किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा ट्रेड और ट्रैवल से और क्या क्या बेनिफिट हुए पूरी दुनिया को, और आप भी समझोगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैवल। ट्रैवल और ट्रेड का क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे वो हम डिस्कस करेंगे। पहला बहुत इंपॉर्टेंट, कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज का मतलब सिंपल सा ये होता है जब आप किसी दूसरे कल्चर से मिलते हो, कल्चरल के लोगों से मिलते हो तो उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपना लेते हो, हमारी अच्छी चीज़ें जो उनको लगती हैं तो वो अपना लेते हैं। दूसरा है स्प्रेड ऑफ रिलीजन। जब हम लोगों से मिलते हैं तो उसी के साथ क्या होता है, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, हमारे थॉट होते हैं, हम वो भी लोगों के साथ शेयर करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग भी हमारे इन आइडियाज़ से, हमारे इन थॉट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और वो भी अपने आप को उन आइडियाज़ में सोच विचार करते हैं या फिर उन आइडियाज़ को इतना अपहेल्ड करते हैं कि वो कभी कभी अपने आप को भी उस चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोस्टली यहाँ रिलीजन की बात हो रही है। अभी आप देखो कन्वर्जन जो चल रहा है, लोग क्वेश्चन करते हैं किसी चीज़ के अथॉरिटी पे, लोग अपने ही मन से, अपने विवेक से, सोचने की क्षमता से हर चीज़ को पहले अच्छे से देखते हैं, जब उन्हें समझ आ जाती है, ठीक लगती है, देन वो काम करते हैं। पहले के जैसे नहीं है सब कुछ कि सब लोग अंधे हो गए हैं, एकदम फॉलो किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा है, आप क्वेश्चन करते हैं किसी भी चीज़ को कि अच्छा ये है तो ऐसा है, क्यों है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों के साथ साथ क्या होता है जब ट्रेड और ट्रैवल बढ़ता है तो उसके साथ होता है हमारा स्प्रेड ऑफ रिलीजन एंड द एक्सचेंज ऑफ कल्चर। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है। सबसे ट्रेड का सबसे प्राइमरी मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट सबसे ज़्यादा ऊपर रखे होते हैं। आप अपना कुछ सरप्लस बेचते हो जो आपके पास एक्स्ट्रा है, वो जब आप दूसरे इंसान को बेचते हो किस मोटिव से बेचते हो, यही तो सोचते हो ना कि उसको मैं दे दूंगा तो वहाँ से मुझे थोड़े पैसे मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, या फिर मैं थोड़े से और रेट में किसी और को बेचूंगा। तो ये हमारे क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो ट्रेड से बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और इसी के साथ क्या होता है, आर्ट का और आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। कैसे, आप बाहर जाते हो, वहाँ की बिल्डिंग्स देखते हो, फिर आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं कि आप बिल्डिंग बनाई है, वाओ। फिर आप सोचते हो क्यों ना ऐसे स्ट्रक्चर हम अपने भी इंडिया में बनाए। तो आप ये इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए, बाहर से हुए, है ना। वहाँ की आर्ट फॉर्म से हुए, वहाँ के आर्किटेक्चर से हुए, बिल्डिंग से हुए, कल्चर से हुए। तो इस तरीके से इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है ट्रेड का, ट्रैवल का, इन सारी चीज़ों पर, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ये बहुत टू द पॉइंट बातें हैं, कोई इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इतना होशियार हो, आप आराम से इन चीज़ों को समझ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यस नेक्स्ट है, अच्छा हो गया चैप्टर, चलो कोई ना, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट चैप्टर था। क्विक रिकैप देख लेंगे। जो ट्रेड रूट्स हैं वो वेल्थ और कल्चरल एक्सचेंज का बहुत बड़ा काम करते हैं
और कुषाण जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे, जिन्होंने क्या किया था, सिल्क रूट जो था उसको अपने अंडर कंट्रोल में लिया था। वहाँ पर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज उनके टेरिटरी से गुजरते थे वो उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, और उस टैक्स से क्या करते थे, अपने देश में बहुत ज़्यादा उनको इकोनॉमिक ग्रोथ मिली। साथ के साथ कुषाण ने बहुत सारे एन नंबर ऑफ कॉइन्स इशू किए थे, जिसमें कुषाण की हमें फ़ोटो देखने को मिलती है। इतनी परफेक्ट नहीं है लेकिन उन सारे स्ट्रक्चर पे हमें पता लगता है एक राजा है, मुकुट लगा है सर पे, गद्दी पे बैठा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा हमने देखा कि बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है सिल्क रूट से, जब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके से पता लगता है कि बुद्धिज़्म हमारे देश में है, उसको लोग ऐसे फॉलो करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं, और उनकी टीचिंग्स ये हैं, तो अपने आप ही लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा, बिहार में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी रही है, जो एक बहुत बड़ा मेजर सेंटर रही है लर्निंग का, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं इतना इम्पोर्टेंट, जितना भी था मैंने सब डिस्कस कर लिया है। मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में बता दिया है, एक एक माइनस से माइनस पॉइंट को मैंने अच्छे से डिटेल में किया है। आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। वीडियो अगर समझ में ना आई हो देन उसको एक बार फिर से देख लेना, लेकिन भी मेक श्योर कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि इसमें जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसी रिलेटेड आते हैं। आपको की पॉइंटर्स लिखने होते हैं कि ट्रैवल से क्या होता है, कौन से रूलर्स थे जिन्होंने अपने इमेजेस के सिक्के इशू किए, ठीक है, सिल्क रूट कहाँ से कौन से देश को जोड़ता है, तो ये सारी चीज़ें तो वो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। एंड बाकी जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज द पेन, ये इतना पॉइंटर छोटा है दिखता भी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे हमारी वीडियो फिनिश होती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, चैप्टर अच्छा लगा होगा। देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको डेली वीडियोस डालती रहूँ और आप उसको देखते रहें और आपको बेनिफिट हो अल्टीमेटली, ठीक है। और आपको किसी भी इशू किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताना। मैं वाकई पूरा सीरीज़ में कवर करा रही हूँ। अभी 6 क्लास की हम NCERT पढ़ रहे हैं, देन इसके बाद हम 7th क्लास की, 8th क्लास की, और सारी NCERTs को हम इसी डायरेक्शन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहो आराम से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।